नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। रोज की तरह 2 बजे हम 4 सहयोगी देश के अलग अलग कोनों दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना से मिलते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर में चुनाव ब्रिज के उद्घाटन और उनकी रैली की वजह से कार्यक्रम थोड़ा लेट है। अभी 2:22 हो रहे हैं, इसलिए अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। हम आपके सामने आज रखेंगे पाकिस्तान की मैडम एन का एक खुफिया राज। ये मैडम एन कौन है, कैसे इसने भारत में 500 जासूसों का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया और आजकल जो जासूस देश भर के अलग अलग कोनों से पकड़े जा रहे हैं उसमें मैडम एन, पाकिस्तान की मैडम एन का क्या रोल है, ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए चलते हैं हम पंकज झा के बाद। आज यूपी से अपराध की 2 खबरें, जिसमें से एक में इंसानियत तार-तार हो गया तो दूसरे में रिश्ते भी। मेरठ में मां, एक महिला मतलब, उन्होंने अपने भाई और भतीजों के साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी, उसके 2 टुकड़े कर दिए। और अभी तक जब हमारे पास जानकारी आई है, अभी तक सिर्फ शरीर का एक हिस्सा मिला है। कसूर बस इतना था उस लड़की का कि वो एक लड़के से प्यार करती थी जो परिवार को पसंद नहीं था। लखनऊ में तो हद ही हो गई। 25 साल के एक नौजवान ने 3 साल की एक बच्ची का रेप कर दिया। वो बच्ची ही अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। सीसीटीवी में वो आरोपी कैद हुआ और आज सवेरे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो आज यूपी से इन 2 खबरों पर बात करेंगे। आगे खबरों के लिए चलते हैं मुंबई में लंबी दूरी की ट्रेनों के भीतर डकैतों का आतंक मचा हुआ है। बीते हफ्ते भर के भीतर 2 बड़ी वारदातें हुई हैं जहां पर डकैतों ने मुसाफिरों को अपना निशाना बनाया और एक वारदात में तो एक डॉक्टर दंपत्ति पर हमला किया गया, जिसमें कि एक डॉक्टर को अपना हाथ गंवाना पड़ा। ट्रेन की पहिए के नीचे आने की वजह से उसका हाथ कट गया। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। तो इसी खबर पर आज हम मुंबई से बात करेंगे। अब आइए चलते हैं प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार से आज हम बात करेंगे मिशन बिहार की। राहुल गांधी का मिशन बिहार क्या है? राहुल गांधी मिशन दलित पे लगे हैं बिहार में और पिछले 6 महीने में लगातार 6ठी उनकी यात्रा है बिहार की। आज वो गया में हैं और आज भी वो मिशन दलित पे बिहार में काम कर रहे हैं। वहीं एनडीए के जो बड़े नेता हैं, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, वो लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का लगातार 2 दौरा बिहार में होने वाला है। साथ ही अमित शाह भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये मिशन बिहार जो है ये क्या है, इस पे आज हम विस्तार से बिहार में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले खबरों के विस्तार के लिए चलते हैं दिल्ली विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो खबरों के विस्तार आपके सामने रखते हैं। मैडम एन, ये नाम जो है वो भारत की खुफिया एजेंसियों के बीच एक जाना पहचाना सा नाम हो गया है। मैडम एन का पूरा नाम है नौशाबा शहजाद मसूद। ये पाकिस्तान में रहती है और वहाँ से एक खुफिया नेटवर्क चलाती है। इसी ने ही भारतीय यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करके पहले पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाया और उसके बाद इनको पाकिस्तान घुमाने का इंतज़ाम किया। इसी मैडम एन यानी कि नौशाबा शहजाद मसूद ने वहाँ पर इन यूट्यूबर्स की न केवल सुरक्षा, खाने पीने और रहने का इंतज़ाम किया, बल्कि आर्मी ऑफिसर्स और आईएसआई के अधिकारियों से भी मुलाकात करवाई। ज्योति मल्होत्रा भी उन्हीं में से एक नाम है। नौशाबा शहजाद मसूद यानी कि मैडम एन ये इतने मैकेनाइज तरीके से और मैनेज तरीके से काम करती थी कि खुफिया एजेंसियों की नज़र से ये बची रही। ये पाकिस्तान के लाहौर में एक जियाना ट्रेवल्स एंड टूर्स नाम से कंपनी चलाती है। इसका पति पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का पूर्व अधिकारी है। ये लगातार खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के टच में रहती है और पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों का इसको पूरा का पूरा समर्थन मिला हुआ है। मैडम एन यानी कि नौशाबा शहजाद मसूद के टारगेट पर भारतीय यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर थे। इसने ऐसे 500 लोगों को देश में टारगेट किया था और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि देश भर में अलग अलग स्लीपर सेल के रूप में 500 से ज़्यादा खुफिया जासूसों का इसने नेटवर्क तैयार किया था। इसके लिए ये बाकायदा भारत में स्थित पाकिस्तान दूतावास का इस्तेमाल करती थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटन वीजा को लेकर कोई भी संधि नहीं है और ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान पर्यटन वीजा देते हैं।
लेकिन मैडम एन यानी कि नौशाबा शहजाद मसूद का रसूख ऐसा था कि वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में फ़ोन करके वहाँ के वीज़ा ऑफिसर को यानी कि वीज़ा ऑफिसर को एक फ़ोन पर काम करने के लिए कह देती थी और उस व्यक्ति को तुरंत वीज़ा मिल जाता था। ये पाकिस्तान में दूतावास के भीतर 2 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी और ये दोनों पाकिस्तानी अधिकारी, इसमें से एक था वीज़ा काउंसलर कमर अहमद और दूसरा था मोहम्मद दानिश। इन दोनों के ज़रिए ये पाकिस्तान घूमने या जाने के धार्मिक दर्शन के लिए या रिश्तेदारों में आने जाने के लिए जो वीज़ा अप्लाई करते थे, ऐसे हिंदू और सिख लोगों को टारगेट करती थी और उसके बाद इन 2 अफसरों के ज़रिए उनको पाकिस्तान में घूमने बुलाया जाता था। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये मैडम एन यानी कि नौशाबा शहजाद मसूद ये पाकिस्तान में न केवल आर्मी बल्कि ISI अफसरों के ज़रिए अपने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करती थी और भारतीयों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती थी। ज्योति मल्होत्रा भी उन्हीं में से एक है। अब तक इसके नेटवर्क के जरिए 25 जासूस देश में पकड़े जा चुके हैं और एक जासूस से पूछताछ के जरिए दूसरे जासूस का लिंक मिलता ही चला जा रहा है। इस बारे में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को सबसे पहले आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाली एक महिला भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क चलाती है। दरअसल हाल ही में जो जासूस पकड़े गए हैं उनसे खुफिया एजेंसियों के लोगों ने पूछताछ की तो इस महिला के बारे में जानकारी मिली। उन जासूसों के मोबाइल नंबरों से महिला का मोबाइल नंबर मिला। इस महिला का नाम है नौशाबा शहजाद मसूद। ये महिला लाहौर की रहने वाली है और पाकिस्तान में एक बड़ी कारोबारी है जो जयाना नाम से एक ट्रैवल एजेंसी चलाती है। ये महिला लगातार भारतीयों को पाकिस्तान लेकर जाती है और वहाँ पर कई शहरों का दौरा करवाती है जिससे पाकिस्तान की छवि पॉजिटिव बने। ये महिला अधिकतर हिंदुओं और सिखों को टारगेट करती है। ख़ास तौर से भारत के जो बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं उनको ये पाकिस्तान घुमाती है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये करीब 4,500 लोगों को जिनमें कुछ भारतीय विदेश के हैं और कुछ भारतीय जो इंडिया से ही हैं उन लोगों को इसने पाकिस्तान घुमाया है और पिछले 6 महीने के अंदर इसने करीब 4,500 लोगों को पाकिस्तान में यात्रा करवाई है। और यही महिला पाकिस्तान में जो भारत के बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोगों से मिलवाती है। इस महिला की भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी काफ़ी अच्छी पैठ है। ये महिला पाकिस्तानी जो एम्बेसी में अधिकारी था दानिश उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से जानती है और पाकिस्तानी एम्बेसी में हाई कमीशन में बड़े अधिकारियों को भी जानती है। इस महिला के एक फ़ोन पर जो भारतीय हैं उनको पाकिस्तान का वीज़ा मिलता है, ये भी जानकारी मिली है। ये महिला लगातार भारतीयों के संपर्क में थी और इस महिला की जो ट्रैवल एजेंसी है जयाना वो पाकिस्तान में अकेली ट्रैवल एजेंसी है जो सिखों और हिंदुओं को तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनका दौरा करवाती है और साथ ही पाकिस्तान का दौरा करवाती है। तो ये महिला जो है कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में इसकी सेना में और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI में काफ़ी गहरी घुसपैठ है और उसके ज़रिए लगातार ये भारत में एक बड़े जासूसी नेटवर्क को खड़ा कर रही है। हम इस महिला का जो पासपोर्ट की कॉपी है और जो इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, NDTV के पास हैं और ये डॉक्यूमेंट्स भी साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो महिला का नेटवर्क है वो बड़ा है। उसके कई बैंक अकाउंट्स हैं, उसकी भी जानकारी मिली है। महिला के इंस्टाग्राम पर कई पेज हैं जयाना ट्रैवल्स के नाम से जिसमें उसने कई वीडियोस डाले हैं और इन वीडियोस में तमाम जो भारतीय हैं वो जयाना ट्रैवल्स की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ये महिला भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गई है और जासूसी नेटवर्क में इस मैडम एन की जांच शुरू हो चुकी है। तो मैडम एन की जांच शुरू हो चुकी। मैडम एन भारतीय खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। फर्स्ट ऑफिसर पाकिस्तान हाई कमीशन के सुहेल कमर, काउंसलर ट्रेड उमर
और वीज़ा ऑफिसर दानिश के ज़रिए ये अपना नेटवर्क पाकिस्तान में वीज़ा दिलवाने के लिए चलाती थी और फिर ऐसे हिंदू और सिख लोगों को टारगेट करती थी जो पाकिस्तान में आकर इसके इन्फ्लुएंस में भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगती थी। इस खबर पर जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप मुकेश सिंह और मेरे जरिए एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। लेकिन अगले खबर के विस्तार के लिए चलते हैं लखनऊ पंकज झा के पास। संस्कृत में श्लोक है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी मतलब ये हुआ कि कोई माँ कभी खराब नहीं हो सकती है, भले ही उसका बेटा या बच्चा खराब हो सकता है। लेकिन मेरठ की कहानी ने श्लोक को झुठला दिया है। मेरठ में एक माँ ने अपने भाई और भतीजों के साथ मिलकर ही अपनी बेटी की हत्या कर दी, वो भी इस तरीके से जिसे सुनकर और जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 17 साल की बेटी, उसे किसी से प्यार था, एक लड़के से, और ये प्यार मंजूर नहीं था उसकी माँ को, और इसीलिए माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़े रखा और उसके भाई और उसके भतीजों ने मिलकर उसके 17 साल की बेटी की हत्या कर दी, वो भी गर्दन काट कर। ये जानकारी तब मिली जब एक सिरकटी लाश मेरठ में गंग नहर से बरामद हुई। उसके कपड़े से एक चिट मिला जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उस मोबाइल नंबर से उस लड़की की पहचान की गई। उसको 2 टुकड़ों में इसीलिए काटा गया था ताकि लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाए और गुनाह का पता नहीं चल पाए। जैसे ही लड़की की शिनाख्त हो गई, पहचान हो गई, पुलिस घर वालों से पूछताछ करने लगी और बाद में माँ ने सब कुछ सच सच बता दिया और गुनाह अपना कबूल कर लिया। और इस सिलसिले में माँ, उसके 2 भतीजे, मतलब जो महिला है, और साथ ही उसके ममेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी तक पुलिस उस लड़की का सर, चूंकि 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग गाड़ियों में ले जाकर फेंका गया था, वो अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। दूसरी एक बड़ी घटना लखनऊ से भी है और यूपी पुलिस के उस दावे पर भी सवाल करती है जिसमें कहा जाता है कि नाइट पेट्रोलिंग होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है रात्रि गश्त, यानी शहर के इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग होती है ताकि कोई अपराध ना हो। लेकिन 5 जून की सुबह यानी रात के 3 बजे एक ऐसी घटना घटी जिस पर वो बहुत हैरान करने वाली है। हुआ यूं कि एक बच्ची, वो भी 3 साल की, अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। एक सिरफिरा व्यक्ति आता है 25 साल का, वो सीसीटीवी में फुटेज भी है उसका। वो आता है, चारों तरफ देखता है, अंगड़ाइयाँ लेता है और फिर माता पिता के बगल से उस बच्ची को उठाकर लेकर चला जाता है। ये घटना आलमबाग जो लखनऊ में है उसके मेट्रो स्टेशन के नीचे की है। और उसके बाद कुछ दूर ले जाकर बच्ची के साथ वो दुष्कर्म करता है और फिर पास में ही लाकर छोड़ देता है। उसके नाना ने बच्ची की सिसकी सुनी, तब जाकर इस खबर के बारे में पता चला। पुलिस शुरू में 2 थानों के बीच में पिसती रही। बाद में मामला जब बढ़ा तब पुलिस ने उस अपराधी की पहचान कर ली। वो एक सफ़ेद रंग की स्कूटी पर आया था। स्कूटी के नंबर से उस अपराधी की पहचान हुई। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया और आज सवेरे ही जब मुठभेड़ हुई, वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसने पुलिस पर भी फायरिंग की और पुलिस ने दीपक वर्मा आरोपी को मार गिराया। उसकी वहाँ पर गोली लगने से घायल हुआ, अस्पताल ले जाएगा जहाँ उसकी मौत हो गई। अब हम इसी बारे में विस्तार से बात करते हैं अपने सहयोगी रणवीर से। रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। रणवीर, ये बताइए कि मेरठ वाली जो घटना हुई है उसमें अभी तक लड़की के शरीर का एक हिस्सा नहीं मिल पाया। पुलिस जगह जगह पर जाकर छानबीन कर रही है, क्या अपडेट है उस मामले में? देखिए, जैसा आपने बताया, 17 साल की लड़की सोशल मीडिया पे एक लड़के से उसकी बातचीत शुरू हुई, बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती से प्यार हो गया और घर वालों को ये गवारा नहीं था और इसी वजह से 3 दिन पहले माँ ने बात करते हुए पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद लड़की के साथ बहस हुई। माँ इतने गुस्से में थी कि अपने भाई को बुला लिया। 2 भाई भी हैं, जो मृतक लड़की है आस्था, उसके 2 छोटे भाई भी हैं। उसको भाइयों और अपने भाइयों के साथ महिला ने मिल करके उस 17 साल की बच्ची को न सिर्फ मारा बल्कि गर्दन अलग कर दी। तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते हैं लेकिन धड़ अलग है और सिर गायब है। तो सिर की तलाश के लिए पुलिस जो आरोपी है उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ करके ये पता करने की कोशिश कर रही है कि लड़की का सिर है कहाँ। और अगर बात करें तो शिनाख्त कैसे हुई, तो लड़की के जेब में अगर वो नंबर नहीं होता तो शायद पुलिस घर वालों तक नहीं पहुँच पाती, शायद शिनाख्त नहीं हो पाती, क्योंकि जो अपराधी हैं वो इस नीयत से ही सर को बिल्कुल शरीर से अलग कर दिया था कि न सर होगा न पहचान होगी। लेकिन वो मोबाइल नंबर ने
पुलिस को आरोपियों तक पहुंचाने में मदद की। तो फिलहाल पुलिस ने टीमें बनाई हैं। जो सर जिस इलाके में बताया जा रहा है, जो आरोपी महिला है, जो मृतका की माँ है, उसके 2 भाई भी यानी कि लड़की के जो मामा हैं वो भी शामिल थे। उन सबसे पूछताछ करके ये पता करने की कोशिश कर रही है कि सर कहाँ हो सकता है। गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है। तो एक ऐसी घटना जो 17 साल की लड़की एक लड़के से अगर बात करती है तो उसकी माँ उसकी गर्दन कटवा दे, ऐसा आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अभी पूछताछ चल रही है और जो सर है वो बरामद करने की कोशिश हो रही है। और इसमें पुलिस ने माँ, उनके जो भाई हैं यानी कि लड़की के मामा और जो नाबालिग बेटे हैं। और मेरठ के एसएसपी विपिन ने 4 टीमें बनाई हैं पता करने के लिए। कहा जाता है कि परिवार ही किसी की सुरक्षा की गारंटी होता है, लेकिन उसी परिवार ने 17 साल की उस लड़की की जान ले ली। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मुंबई। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में लंबी दूरी की ट्रेनों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। बीते हफ्ते भर के अंदर 2 बड़ी वारदातें हुई हैं जहां पर झपटमारों ने या कहें डकैतों ने मुसाफिरों को टारगेट किया। पहली घटना वेस्टर्न रेलवे की हुई जहां पर बांद्रा से जयपुर के बीच चलने वाली एक ट्रेन में झपटमारों ने हमला किया और छुरा दिखाते हुए लूटपाट की कोशिश की। हालांकि वहां पर एक दंपत्ति ने जमकर उनका मुकाबला किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कल की जो घटना है उसमें एक डॉक्टर दंपत्ति मुंबई के एलटीटी से नांदेड़ की ओर सफ़र कर रहा था। ट्रेन जैसे ही एलटीटी स्टेशन से आगे बढ़ी तो एक झपटमार ट्रेन के भीतर घुसा और जो महिला थी डॉक्टर दीपाली देशमुख, उनके हाथ से बैग छीनकर भागने लगा। दीपाली ने उसे रोकने की कोशिश की, उनके पति मदद के लिए उठकर साथ में आए, लेकिन उसने दोनों को हाथापाई में ये लोग नीचे गिर गए। और जब नीचे गिरे तो जो दीपाली के पति थे डॉक्टर योगेश देशमुख, उनका एक हाथ ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया और वो हाथ कट गया और दीपाली भी इसमें घायल हो गई। आसपास जो लोग थे उन्होंने दोनों को फोर्टिस अस्पताल जो मुलुंड का है वहां पर जाकर पहुंचाया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस किस तरह की जांच कर रही है ये जानने के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी पारस दामा के पास। पारस, ये बताइए कि पुलिस की तहकीकात में किस तरह का अपडेट अब तक सामने आया है? क्या पता चल सका है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने झपटमारी की थी और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? जी बिल्कुल जितेंद्र जी, इस पूरे मामले में लगातार जांच जो है वो पुलिस कर रही है। इस मामले के लिए रेलवे पुलिस और जो पुलिस स्टेशन है लोकल, उनके बीच जो है टोटल 8 टीम बनाई गई है। 4 टीम जो है वो क्राइम ब्रांच की क्राइम की टीमें हैं और 4 जो है वो पुलिस स्टेशन की टीमें हैं और सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जब ये हादसा हुआ उस समय से लेकर अभी तक के जितने भी सीसीटीवी है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। थाने, कुर्ला, बाकी की जितनी भी जगहें हैं, भांडुप है, कांजून मार्ग है, उन सारी जगहों पे स्टेशन के आसपास लगे हुए सीसीटीवी और पटरियों के आसपास लगे हुए सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। सैकड़ों सीसीटीवी जो है अब तक खंगाले गए हैं। वहीं रेलवे पुलिस और जीआरपी की तरफ से जो है एक लिस्ट बनाई गई है जिन आरोपी की इसी तरीके की मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से देशमुख दंपत्ति के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे कितने ही आरोपी है जो सेम मॉडस ऑपरेंडी से काम करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है और इस मामले में जो है आगे की जांच लगातार की जा रही है। ये पूरा मामला 4 तारीख की एकदम अर्ली मॉर्निंग का है। तकरीबन 3:45 के आसपास एलटीटी से नांदेड़ जाने के लिए ट्रेन में ये दंपत्ति बैठे थे। बैठने के बाद एक व्यक्ति कांजून मार्ग और भांडुप के बीच में अज्ञात व्यक्ति चढ़ता है और महिला से उनका बैग छीनने की कोशिश करता है। छीना झपटी में जो महिला और जो चोर होता है वो दरवाजे तक पहुंचता है और दोनों जो चोर होता है वो पहले भागने की कोशिश करता है, उतर के इस बीच महिला गिर जाती है। उनके पति आते हैं, उनको बचाने के चक्कर में वो भी नीचे गिरते हैं और उनका दुखद तरीके से जो हाथ है वो कट जाता है। इस मामले में जब दोनों रेल पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े करता है कि सुबह के वक्त ट्रेनों में सुरक्षा के ठीक ठाक इंतजाम क्यों नहीं किए गए। तो ये खबर मुंबई से थी। अब आइए चलते हैं पटना मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के मिशन बिहार की, राहुल गांधी के मिशन दलित की, क्योंकि वो लगातार पिछले 6 महीने में 7 बार लगभग बिहार आ चुके हैं और हर उनका जो कार्यक्रम है वो दलित एजेंडे के आसपास का है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी गया में मौजूद हैं
और वो जो कार्यक्रम है वहाँ पे, वो सारा कार्यक्रम जो है वो दलित एजेंडे के आसपास है। दशरथ मांझी के घर गए वो, दशरथ मांझी जिनके ऊपर माउंटेन मैन मूवी बनी थी। और आज राहुल गांधी दिन भर वहाँ कार्यक्रम करने के बाद शाम को दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इस बीच में वो राजगीर भी जा रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, एक तरह से नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, और वहाँ जाके उन्हें ललकार रहे हैं। तो ये मिशन दलित जो है राहुल गांधी का क्या है, ये मिशन बिहार राहुल गांधी का क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। रवि जी, पहले ये बताइए, अब हमारे दर्शकों को समझाने की ये कोशिश कीजिए कि ये मिशन बिहार और मिशन दलित खासकर जो राहुल गांधी का है, ये लगातार जितनी बार बिहार आ रहे हैं वो दलित एजेंडे के आसपास घूमते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपने देखा बीते दिन की वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया, कांग्रेस के शकील अहमद खान को बताया, वह एक मुस्लिम चेहरा और बड़ा चेहरा है। दूसरी बात, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह जितनी बात समझ में आ रही है, मुस्लिम और दलित ये दोनों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके गढ़, उनके गृह जिला में जाकर के आज वह ओबीसी ईबीसी, कहने का मतलब अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जब वो मैसेज करेंगे वहां से, तो वह और वो 36% आबादी मानी जाती है बिहार में, जो एक मोटे तौर पर कि 36% ईबीसी और ईबीसी की आबादी है, उसमें वह डेंट करेंगे। तो वो नीतीश कुमार का गृह जिला जो नालंदा है, वह ईबीसी और ईबीसी का गढ़ भी माना जाता है। तो वहां पर राहुल गांधी का जाना और संवाद करना, आम आवाम से इंटरेक्ट करना, और वो 1 2 3 बात इंपॉर्टेंट, वो आने से पहले बिहार उन्होंने ट्वीट करके एक्स पर कहा भी था कि पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो, इन सब की बात कर रहे हैं। तो किसके लिए बात कर रहे हैं? वो बिहार की आम आवाम को एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, अब तक इन सब मुद्दों पर फेल साबित होती हुई चली आ रही है। एक अवसर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिलना चाहिए और हम तमाम तरह की चीज आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए, ये जो नीतीश कुमार के गढ़ में जाके दहाड़ लगा रहे हैं, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुसलमानों को साधने की कोशिश है, दलित वोट बैंक में जो सेंध लगाने की कोशिश है, इससे उनके सहयोगी दल जो है राजद, वो भी थोड़े से असहज होंगे। देखिए, निश्चित रूप से आप इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की बात करिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए, माई बहन मान योजना को जो आरजेडी ने पहले उठाया था, तेजस्वी ने पहले उठाया था, उसको अडॉप्ट किया है कांग्रेस ने। वह भी 2500 रुपए देने की बात कह रही है, माई बहन मान योजना। और देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कांग्रेस कर रही है, जो विकलांग, वृद्धा, इन लोगों को मिलता था वो 400-500 रुपए, तो उसको भी बढ़ाने की बात कर रही है। आज रवि जी, थोड़ा वक्त की कमी है हमारे पास, इसके चलते बहुत ज्यादा इस पर हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो कांग्रेस की भी हैं और आरजेडी की हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है। जहां तक वोट बैंक की बात है, चाहे दलित हो और मुसलमानों के वोट बैंक की बात है, उसमें भी दोनों दल सेंध लगा रहे हैं, तो एक दूसरे के हितों को अभी फिलहाल वो नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। तो बिहार से आज इतना ही, अब वापस चलते हैं दिल्ली विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। 2 दूनी 4 में वक्त है छोटे से ब्रेक का। रोज की तरह 2 बजे ठीक हम हमारे 4 सहयोगियों के साथ हाजिर होते रहेंगे और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने रखते रहेंगे। फौरन हाजिर हो रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।